आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए सीधे चलते हैं अब हम लोग प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, इस वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। इससे पहले भी इसी चैनल के ऊपर ये प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है हम समझा चुके हैं ना। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे आज ही सर्च कीजिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, जीकेएस स्टडी सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको हकीकत में ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसको एक बेहतरीन तरीका समझ जाइएगा। फिलहाल यहाँ पर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो हमारे देश के अंदर में मान के चलिए कितना पॉपुलेशन है, जितना पॉपुलेशन है हमारे देश का इनकम कितना है। हमारे देश का इनकम का मतलब हमारे देश का नेशनल इनकम। जब देश के बारे में इनकम के बारे में कहेंगे तो उसका मतलब समझ जाइएगा देश में क्या होता है, नेशनल इनकम ना। तो एक बात बढ़िया समझिए, यहाँ पे जिस तरह से मान के चलिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति एक वर्ष के दौरान कितने रुपए कमा रहा है, कितने रुपए कमा पा रहा है, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति एक वर्ष में कितने रुपया कमा रहा है, कितना उसका आमदनी है, उसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब आइए इस बात को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। इसको प्रति व्यक्ति आय किस तरह से निकाला जाता है, इसको किस तरह से समझेंगे, इसको समझिए। प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति आखिरकार एक व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए, ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मान के चलिए आपके घर परिवार के अंदर में मान के चलिए 5 को परिवार सदस्य की संख्या है, परिवार नहीं, एक परिवार के अंदर में कितने सदस्य की संख्या है, 5 सदस्य की संख्या है। उसमें मान के चलिए इनकम कितना है, 50 रुपया का इनकम है। तो उस में प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, यानी कि 50 रुपया की इनकम है, आदमियों की संख्या कितना है, 5 है, भाग दीजिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपया का होगा, 10 रुपया। ठीक उसी तरह से हमारे देश के अंदर में टोटल इनकम कितना है, हमारे देश की टोटल इनकम कितना है वो, और हमारे देश के अंदर में रहने वाले कितने सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य है, कितने टोटल पॉपुलेशन है, कितने जनसंख्या है, कितना इनकम कमा रहे हैं और कितने पॉपुलेशन है, कितना इनकम में कितने पॉपुलेशन से भाग देंगे तो उसमें में जो भागफल आएगा वही क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। यानी कि हर एक इंसान के एक इंसान को कितना रुपया मिला, कितना रुपया कमा पा रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय का मतलब हमारे देश का नेशनल इनकम। जिस तरह से आपके घर परिवार के अंदर में मान के चलिए 50 रुपये का इनकम है और आपके घर परिवार के अंदर में सदस्य की संख्या 5 है, इससे भाग दीजिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपया मिला, 10 रुपया मिला। तो ये उसका प्रति व्यक्ति आय हो गया, ये घर के परिवार का प्रति व्यक्ति आय हो गया। जब राष्ट्र के अंदर में सोचिएगा तो यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ये देश के अंदर में, किसी भी देश के अंदर में एक वर्ष के दौरान एक आदमी कितना रुपया कमा पा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। इसको परिभाषा किस रूप में देंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। और इसी को दूसरे रूप में किस तरह से लिखेंगे बाबू, किसी विशेष अवधि में, किसी विशेष अवधि का मतलब क्या, वो किसी फिक्स समय में, किसी फिक्स समय का मतलब क्या, अवधि का मतलब काल, समय। अब मान के चलिए 2025 का निकाल, कोई इंसान या कोई भी काल अपने आप में क्या होता है, विशेष होता है ना। किसी विशेष अवधि का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी एक विशेष समय में आपको अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो उस समय देखिए, जिस समय का आप प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो उस समय के अंदर में देखिए, उस समय जो है हमारे देश के अंदर में नेशनल इनकम कितना है, राष्ट्रीय आय कितना है, और उस समय के अनुसार से आप देखिए उस समय कितना पॉपुलेशन है, उससे भाग निकालिएगा, उससे भाग दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, उस समय का प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। बदलते समय के अनुसार से देश के अंदर में जितना विकास होगा, देश के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा, बदलते समय के अनुसार से देश के प्रति व्यक्ति आय चेंज होते रहता है, देश के नेशनल इनकम आय चेंज होते रहता है, ये परिवर्तनशील है। अब हमारे यहाँ मान के चलिए ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो ज़्यादा आमदनी आएगा लोगों के अंदर में। जब ज़्यादा लोगों के अंदर में आमदनी आएगा तो उसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ना। अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा इसका मतलब देश का नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों समानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ना। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय क्या है, एक दूसरे के साथ समानुपाती संबंध है। समानुपाती संबंध का मतलब क्या, ऊपर ऊपर जो रहता है समानुपाती, और ऊपर नीचे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यत्क्रमानुपाती। व्यत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, उल्टा हमेशा सोचेंगे। यहाँ पे बढ़ेगा देश की जनसंख्या बढ़ेगा, यहाँ प्रति व्यक्ति आय घटेगा, और देश की कुल जनसंख्या कमेगा, जिसका मतलब प्रति व्यक्ति आय। इसीलिए ना सिंगापुर के अंदर में बात को समझिए ना, इसीलिए ना अमेरिका के अंदर में देखिए ना, किसी भी देश के अंदर में देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, हकीकत में वहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब पॉपुलेशन कम होगा, पॉपुलेशन कम होगा तब ना उसका विपरीत, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय और देश की कुल जनसंख्या के साथ व्यत्क्रमानुपाती संबंध है, उल्टा संबंध है। यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर बढ़ेगा, इस तरह से ना। तो किसी भी देश के अंदर में देख रहे हैं, चाहे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश के अंदर में देख रहे हैं
जो वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उस देश के अंदर में पॉपुलेशन कम है, इसलिए बढ़ा हुआ है। बात को समझिए। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे, और इससे पहले भी हमने ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसको कंप्लीटली एक बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर के देखिएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए उस स्थिति में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं, तो किसी विशेष अवधि में, तो किसी विशेष अवधि का मतलब आप किस समय का प्रति व्यक्ति आय जानना चाहते हैं। जिस समय का चाहते हैं तो उस समय के अंदर में देखिए आपके देश के अंदर में नेशनल इनकम कितना है, और उसी समय के अंदर में कितना पॉपुलेशन है उस देश के अंदर में, भाग दीजिए नेशनल इनकम में, उसी समय के नेशनल पॉपुलेशन से भाग दीजिएगा, तो जो आएगा भागफल वही हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। अब आइए, ये जो 2 क्वेश्चन देख रहे हो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 100% है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, चाहे एगो आए चाहे दोनों को आ जाए, लेकिन रहता है। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं होता तो आप अगले बार जब एग्जाम दीजिएगा ना, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, ये जो क्वेश्चन ऐसा है सब स्टेट के लिए कॉमन है। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब, हमारे देश के अंदर में सबसे पहले कब ये राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है, ये प्रक्रिया भारत के अंदर में कब हुई थी, कब हम लोगों ने अनुमान लगाया था, कब हम लोगों ने पता लगाया था कि हमारे देश के अंदर में जो है सबसे पहले कब पता लगाया कि था कि हमारे देश का नेशनल इनकम इतना है, तो वो था कितना 1868 ईस्वी में। किसने पता लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी, जिसे हम लोग वृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, नोराजी, हम लोग नौरोजी याद किए हुए हैं, दादा भाई नोराजी, दादा भाई नोराजी। इसका ही एक पुस्तक है क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन कई बार कई प्रकार के कंपटीशन, आप बोर्ड एग्जाम तक सीमित मत रहिए ना, बार बार हम आपको कह रहे हैं, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ना। और भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना इसी के द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में। इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था, अब भाई आप जो है राष्ट्रीय आय गणना कीजिएगा तो उसमें आपको संस्था तो होना चाहिए, तो ये कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो सीएसओ का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यहाँ पे देखिए, हो सकता है आपको नहीं दिखाई पड़े, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिया होंगे। फिर भी अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा ना। तो ये भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव कई बार कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में और आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं होता, आप एक बार क्वेश्चन को पलट करके देख लीजिएगा ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।